हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों ने अपनी दिवाली को खूब अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा। और आज से जैसा कि आपने सोचा होगा कि दिवाली के बाद से हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आप लोग अच्छे से आज पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग हाई कोर्ट करेंगे। हाँ, आप लोग ये शायद दिवाली के एक दिन बाद कुछ लोग मनाते हैं ना कि आज कलम बंद है। आई होप कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअली 11 तक मैं भी ऐसा सेम करता था कि दिवाली के एक दिन बाद मन बनता था कि बाद से पढ़ाई करेंगे दिवाली के बाद से। तो होता ये था कि दिवाली के एक दिन बाद किसी ने बताया था कि आज कलम बंद होता है। तो हम लोग बचपन से ही दिवाली के एक दिन बाद पढ़ते नहीं थे, घर वाले कितना भी ज़बरदस्ती कर लें हम लोग यही बोलते थे आज कलम बंद है, पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी है। 11th क्लास में मेरे एक भैया थे, सोनू भैया, वो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो अभी वो झारखंड में गवर्नमेंट टीचर हैं। तो उन्होंने 11th में मेरी जैसे केमिस्ट्री बहुत वीक थी, राइट। तो 12th में 11 12th उन्होंने ही मुझे केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई। मेरे कॉलेज में पढ़ाई जाती थी, पढ़ाते थे, सर लेक्चर दे के चले जाते थे। कैसे होती थी मुझे नहीं पता। हाँ, उन्हीं की वजह से, जो सोनू भैया थे उनकी वजह से मेरे मन में एक इंटरेस्ट भी आया। दिवाली के एक दिन बाद वो कलम ज़रूर उठवाते थे, बोलते थे कि आज तो कलम उठाओ, आज बहुत लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, आज हम लोग 3-4 घंटे लपेटेंगे इसको, ठीक है। तो तब से मैंने ऐसी कोई दिवाली नहीं आई होगी जिस दिन दिवाली के बाद से मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करता था। इनफैक्ट उस दिन 12 से 13 घंटा करता था। तो उसका तो निगेटिव एस्पेक्ट क्या मिला मुझे नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका ये था कि मेरी केमिस्ट्री, पता नहीं शायद कलम उस दिन उठाने की वजह से या क्यों, तो उसके पास से ऑटोमेटिक मेरी अच्छी होती गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कभी कभी मन में ये धारणा बन जाती है कि कोई बता दिया कि इस दिन कलम नहीं उठाना है, तो मन में याद है कि आज कलम उठाएंगे, शायद जो भी पढ़ेंगे वो याद नहीं होगा, राइट। ये धारणा बैठी थी। तो लेकिन वो धारणा टूटी, क्योंकि 12th में भी मेरी केमिस्ट्री की वजह से ही अच्छे मार्क्स आए, जिसकी वजह से मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिला। इवन बीएससी तक मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई थी, बीएससी फर्स्ट ईयर में मुझे 33 में 33 फिजिकल केमिस्ट्री मिला, ऐसे 31 32 पूर्णांक से, मतलब जो 1 से 2 नंबर ही मेरे केमिस्ट्री में कटते थे ग्रेजुएशन टाइम में। या फिर उसके बाद IIT जैम भी मैंने केमिस्ट्री से दिया, MSc भी इनफैक्ट अगर पहले साल मैंने लिया तो केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग हो गया था। तो ये जो मन में एक धारणा बैठी थी 11 तक कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। तो अगर लोगों को, अगर आपके मन में भी ऐसा हो कि कलम आज नहीं उठाना है, आज पढ़ाई नहीं करनी है, हो सकता है सिर्फ ये एक चीज़ को मैंने बताया, ऐसी बहुत सारी धारणाएं बैठी रहती हैं हमारे मन में, तो उनको तोड़ने की नीड है। और आप लोग आज कलम उठाओ, इनफैक्ट अभी से 6 से 7 घंटे पढ़ो अगर आज के दिन भी, और अपने जो छोटे बच्चे हो या उनको भी पढ़ाओ, ठीक है। तो बात करते हैं आज हम लोग हाई कोर्ट की। इसमें हम लोग करेंगे, इसकी नियुक्ति देखेंगे, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एलिजिबिलिटी, इसके बाद रिमूवल देखेंगे कि इनको हटाने का प्रोसेस क्या है। ओथ देखेंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को देखेंगे, उसके साथ में इसका ट्रांसफ़र देखेंगे। और इसमें जो हम लोग करेंगे ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर को करेंगे। इसमें जो 6-7 प्रकार से इनके पावर हैं वो हैं, उनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो ये एक होलिस्टिक वीडियो है हाई कोर्ट का। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें PYQ भी आपको मिलेगा, एम लक्ष्मीकांत के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मिलेगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो एम लक्ष्मीकांत में नहीं है, वो भी मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाई कोर्ट आया कहाँ से, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। एक्चुअली बात है 1858 में। 1858 में एक लॉ कमीशन की नियुक्ति करते हैं ब्रिटिश वाले, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि 1857 से 58 तक, वही 1857 क्रांति होती है, 1858 तक वो होता है। फिर न्याय वगैरह को लेके, या कैसे अपने यहाँ एक कोई जैसे CRPC आती है, IPC आती है, ये भी आप लोग देखेंगे 1860 1861, यानी कि 1857 के बाद ही आता है, राइट। तो उस समय यही सब चीज़ें चल रही थी। तो 1861 में एक एक्ट आता है, उस एक्ट का नाम क्या था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट करके आता है। तो उसमें 3 हाई कोर्ट का गठन करते हैं। एक हाई कोर्ट आपका होता है, अगर ये देखें, ये हो गया मद्रास हाई कोर्ट, और ये यहाँ पे हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट, यहाँ पे हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट। उस समय कलकत्ता होता था, इसको बम्बई बोलते थे, और इधर वाले को मद्रास बोलते थे। लेकिन अभी देखेंगे मद्रास का नाम चेन्नई हो गया है, बम्बई का नाम मुंबई हाई कोर्ट हो गया है, कलकत्ता का नाम कोलकाता हाई कोर्ट हो गया है। तो ये 3 हाई कोर्ट कब आते हैं, 1862 में इनकी स्थापना होती है। लेकिन कौन से एक्ट से, IHC इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के थ्रू।
अब बात करते हैं कि जैसे पहले ये तक जो हमारा संविधान है, संविधान में ये बोला गया है कि हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, राइट। तो लेकिन जो 7वां अमेंडमेंट होता है 1956 में, उसके थ्रू ये आता है कि एक राज्य का जो हाई कोर्ट है वो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर एक से अधिक राज्यों का भी आ सकता है। जैसे अपने यहाँ देखेंगे, जैसे 3 हाई कोर्ट हैं, जिसमें 3 हाई कोर्टों में एक से अधिक राज्यों का जुरिस्डिक्शन आता है। पहला गुवाहाटी, ठीक है, जिसे असम के नाम से जानते हैं, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट, और उसमें 4 राज्यों का आता है, ठीक है। उसका अगर 4 राज्यों का, ये एक बार शायद यूपीएससी में पूछा है, उसका ट्रिक है कि आना, ठीक है, आ से अरुणाचल प्रदेश, ए कर से असम, एन से नागालैंड, क्या लेके, रम लेके, रम से मिजोरम, ठीक है, रम से मिजोरम। आना क्या लेके, रम लेके, कहाँ पे, गोवा में। जैसे आप लोग गोवा को जानते भी होंगे, गोवा से क्या याद रखेंगे आप लोग, गुवाहाटी, ठीक है। जैसे गोवा वैसे फेमस भी है इन सब चीज़ के लिए ना, गोवा बीच पे लोग बोलते हैं कि रम एंड ऑल, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, आ से अरुणाचल प्रदेश, अ से असम, एन से नागालैंड, रम से मिजोरम, ठीक है, कहाँ, गुवाहाटी। एक ये हो गया, यहाँ पे 4 राज्यों का जुरिस्डिक्शन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर देखेंगे कि एक पंजाब एंड हरियाणा का देखते हैं, पहले उसका पंजाब हाई कोर्ट था, बाद में उसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया। उसके अंतर्गत पंजाब का आता है, हरियाणा का आता है, चंडीगढ़ का आता है। ऐसे मुंबई हाई कोर्ट का देखेंगे, पहले बम्बई हाई कोर्ट था, मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत गोवा का भी आता है। गोवा के साथ में मुंबई का तो है ही है, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, एक से अधिक स्टेट इसमें भी हो गए। इसमें 2 का और आता है, जैसे दादरा एंड नगर हवेली, अभी दमन एंड दीव भी देख रहे हैं, दोनों को मिला के एक कर दिया गया, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। इनका भी कहाँ पे आता है, मुंबई हाई कोर्ट में, ठीक है। अभी उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने बताया कि 3 ऐसे हैं जहाँ पे एक से अधिक स्टेट का आता है। अगर यूटीज को लेंगे, जैसे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का कहाँ पे चला जाता है, कलकत्ता में चला जाता है, ठीक है। ऐसे ये तमिलनाडु का है, इसको चेन्नई वाला बोलते हैं, चेन्नई हाई कोर्ट। इसमें किसका आ जाता है, पुदुचेरी का भी, ठीक है। तो यहाँ पे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कहाँ जाता है, केरला हाई कोर्ट में। तो ऐसे यूटीज का तो हैं, ठीक है, कि एक से अधिक यूटीज का भी हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जहाँ पे एक से अधिक राज्यों का जिक्र आता है, ठीक। तो ये हो गया। अभी अगर मौजूदा समय में देखें तो हमारे यहाँ टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। अगर इसमें अगर देखें कि 2019 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले हाई कोर्ट को लेके बात आती है, तो वहाँ पे जब आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट का गठन होता है, तेलंगाना हाई कोर्ट अलग हो जाता है, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट अलग हो जाता है। तो टोटल कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। 7th अमेंडमेंट, ये हमने देखा कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, और यहाँ पे 25 हाई कोर्ट हैं। 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे एक से अधिक स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन आता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर आर्टिकल्स देखें तो ये आता है 214 से लेके 231 तक, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको याद करने का अगर देखें कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे अगर अपने लोग देखे थे कि 1 2 3 क्या था, ये था ऑर्डिनेंस का, ऑर्डिनेंस। और अगर इसी 2 को 1 से मैंने बताया था सेंट्रल सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे स्टेट, राइट। तो CS ये हो गया ऑर्डिनेंस का। अगर इसी को 2 1 3 कर देंगे, ये भी है ऑर्डिनेंस का। ये था सेंट्रल का, ये है स्टेट का, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकें। 213 तक तो ऑर्डिनेंस हो गया। अब यानी कि 214 से स्टार्ट होगा, 214 से स्टार्ट होके ये जा रहा है 231 तक, ठीक है। तो इसी को उल्टा करके इधर ला लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया याद करने का, सिंपल से कहाँ से 214 से लेके 231 तक आर्टिकल है हाई कोर्ट का। अब इसमें देखते हैं कि नियुक्ति को लेके इसमें एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब अगर नियुक्ति की बात करें, जैसे 25 हाई कोर्ट है, अगर हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, उसकी नियुक्ति को देखें तो जो गवर्नर होता है, गवर्नर से सलाह लेते हैं कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये होता है प्रेसिडेंट गवर्नर की सलाह से इनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज़ देखने वाली ये है कि अगर एक से अधिक राज्यों का जुरिसडिक्शन आ रहा है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मैंने बोला, तो वहाँ पे अलग अलग राज्यों के या फिर चंडीगढ़ के यूटी के जो प्रशासक हैं, उनसे भी, राज्यपाल जो हैं, उनसे भी सलाह लेना जरूरी है।
अब बात करते हैं कि अगर अदर जजेस की अगर नियुक्ति करनी है तो उसमें देखेंगे प्रेसिडेंट ही हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उसमें यह है कि जो सीजीआई हैं, सीजीआई के साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको लेके जो कोलेजियम बनता है, बेसिकली कोलेजियम के थ्रू ही इनको करना होता है। इसके पहले देखेंगे कि जो सेकंड जजेस केस है उसमें बस राय को लिया जाता था, लेकिन थर्ड जजेस केस में ये आया कि राय कैसी होगी, क्या ये बाध्यकारी होगी, ठीक है। तो थर्ड जजेस केस में जो 1998 में आता है, इसमें आप लोग देखें जो कोलेजियम का इसको बाध्यकारी बनाया जाता है। तो इसमें यह है कि 2 सीनियर मोस्ट जज सीजीआई के परामर्श से, लेकिन इसमें अगर अदर जजेस की नियुक्ति करनी है तो इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं उनकी भी राय लेना यहाँ पे बोला गया कि उनकी भी राय लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें। एलिजिबिलिटी में अगर हम सुप्रीम कोर्ट देखे थे वहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए, और एस है तो उसमें 2 ऑब्लिगेशन थे। 2 कौन कौन से थे, मतलब उसमें 2 एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया और थे, या तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एडवोकेसी का हो, और उसके साथ में न्यायिक का वहाँ पे था, ठीक है, 5 साल और 10 साल का। यहाँ पे सिर्फ 10 साल का है, लेकिन वो 10 साल कैसा होना चाहिए, न्यायिक पद पे हो। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट में ही, ये लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट कहीं पे भी ये न्यायिक पद में हो 10 साल तक, ठीक है। लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या कहीं पे ये हैं तो वैसी क्राइटेरिया, ये लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ पे। अब बात करते हैं कि अगर ये हाई कोर्ट और अदर में ये क्या हो, एडवोकेट का भी काम किए हों, ये अदर कोर्ट्स, मतलब इसमें लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप सेशन कोर्ट देखते हैं, सिविल कोर्ट देखते हैं, उसमें भी अगर ये एडवोकेसी का काम किए हैं 10 साल तक तो ये भी। तो इसमें बस इतना याद रखिएगा, 10 साल तक या तो न्यायिक पद पर या तो एडवोकेसी का अगर इनके पास में है तो उनको जो है हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की बात करते हैं। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की नज़रों में एक न्यायविद हो, मतलब उसके पास में जानकारी अच्छी खासी हो लॉ की। जैसे मान के चलो कि जैसे मुझे लॉ की अगर अच्छी खासी जानकारी है तो प्रेसिडेंट बोलेंगे कि सत्यम आज से तुमको जो है हम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं, जो कि होना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, बस इतना याद रखिएगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इसमें मिनिमम एज की, इनमें हमारे संविधान में मिनिमम एज नहीं दिया गया है कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इनके टर्म और रिमूवल की। इनका जो टर्म होता है 62 साल का होता है, सुप्रीम कोर्ट का 65 साल का होता है, राइट। और इसमें अगर प्रेसिडेंट का देखेंगे, अगर इनको हटाए जाने का तो प्रेसिडेंट इनको हटाते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के आधार पर। एक्चुअली इसमें भी जैसे जो 1968 में एक न्यायाधीश जांच अधिनियम बना तो वहाँ पे इनको भी हटाने का जो प्रोसीजर है वो महाभियोग ही है। उसके तहत जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में देखा था, यहाँ पे जो हटाए जाने का प्रोविज़न है सेम है जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से देखा था ना, जैसे 100 या तो लोकसभा, 50 या तो राज्यसभा, ठीक है, यानी कि 1/4 के आसपास, तो उतने मेंबर पहले हस्ताक्षर करेंगे। अब वो गया तो सभापति के पास में जाएगा राज्यसभा में, लोकसभा में स्पीकर के पास जाएगा। अब वहाँ पे वो क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो है सही है या नहीं। एक्सेप्ट अगर कर लेते हैं तो एक समिति बनानी पड़ेगी, एक जांच समिति बनेगी। उस जांच समिति में 3 लोग रहेंगे, एक सीजीआई रहेंगे, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहेंगे जो कि एक प्रख्यात न्यायविद, ठीक है। तो 3 लोगों की एक समिति बनेगी। अगर ये पा जाते हैं कि ये जो है सच में दोषी हैं, कदाचार के दोषी हैं, या फिर उनको जिस मामले में हटाया जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, वो समिति अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी, फिर लोकसभा या राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से उसको अलग अलग पास करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद जब से हटेंगे तो प्रेसिडेंट इनको फिर आदेश देकर हटाएंगे। अब बात करते हैं कि इनके ओथ की। ओथ में वही है जैसे संविधान की सुरक्षा करेंगे, ठीक है, ऐसे उनके ओथ हैं। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो बाद में एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट का जैसा ओथ होता है, पहले हाई कोर्ट के जज वैसा ओथ नहीं लेते थे, तो मूल संविधान से अलग है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्चुअली यहाँ पे राष्ट्रीय एकता परिषद 1963, ठीक है, इसके तहत इसको सेम किया गया था। एक्चुअली ये 16th अमेंडमेंट के द्वारा आया था। तो वहाँ पे जो दूसरा आप लोग पढ़ते हैं, दूसरा वो इनका ये जो है ये करते हैं ना कि भारत की एकता, भारत की प्रभुता, अखंडता, इसकी रक्षा करेंगे, ये जो है बाद में जोड़ा गया था। अब बात करें इनके कुछ और प्रोविज़न देखें, जैसे जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं
और उसके साथ में जो एडहॉक जजेस की नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट ही करते हैं, हाई कोर्ट से परामर्श करके, जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब बात करते हैं कि इनका जो ट्रांसफ़र होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ट्रांसफ़र वाला है, और इसका जो प्रोसीजर है हम लोगों ने देखा था जैसे सुप्रीम कोर्ट में सेम वैसे हाई कोर्ट में भी है। इनका अगर ट्रांसफ़र का देखें, ट्रांसफ़र इनका सीजीआई के परामर्श से प्रेसिडेंट ही करेगा, जैसे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या फिर जो जज हैं, उनका अगर ट्रांसफ़र करना है तो उनको ट्रांसफ़र का एक प्रोसीजर ये है कि पहले प्रेसिडेंट सीजीआई के परामर्श से कर देते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें ये आया कि जो सीजीआई हैं वो 6 मेंबर्स में 4 होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 2 होंगे हाई कोर्ट के। अब एक हाई कोर्ट जो 2 मेंबर हैं, एक हाई कोर्ट जहाँ से जा रहे हैं, मतलब जैसे अगर उनको इलाहाबाद से कहाँ आना है, इलाहाबाद से मान के चलो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आना है, राइट। तो इलाहाबाद के एक जज वहाँ और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आ रहे हैं एक जज यहाँ, यानी कि एक हाई कोर्ट यहाँ के, एक वहाँ के, और चार कहाँ से रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से। इनसे परामर्श लेनी होगी सीजीआई को, उसके बाद ही ये स्थानांतरण का कार्य करेंगे या ट्रांसफ़र का कार्य करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको। अब इसके बाद देखते हैं कि इनका ज्यूरिसडिक्शन और पावर कहाँ पे है। यहाँ से यूपीएससी, पीसीएस, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले अगर देखते हैं कि इसमें 6 पावर्स हम लोग करते हैं, 7 पावर्स। तो सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने देखा था, उसी के आधार पर अगर इनके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो सबसे पहला है फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन से रिलेटेड। अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जो फंडामेंटल रिलेटेड से जो आर्टिकल्स हैं या जो राइट्स हमको मिले हुए हैं उनका हनन हो रहा है, तो उनके प्रवर्तन का काम इन्फोर्सिएबल इनको कौन करेंगे, हमारे हाई कोर्ट्स, ये इनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अगर कहीं पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का अगर कोई मामला आता है तो इसको भी यही देखेंगे। अगर पार्लियामेंट के सदस्य और जो लेजिस्लेचर में हम लोगों ने देखा था जो काउंसिल और उसके साथ में लेजिस्लेशन, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था विधानमंडल और विधान परिषद, उसके मेंबर के जो इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो वो भी कहाँ पे आएगा, ये हाई कोर्ट में, ठीक। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे इसमें एक फेमस केस आप इंदिरा गांधी वाला देखे होंगे, जब 1971 का चुनाव होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उनको लेके कि इलेक्शन में इन्होंने धांधली की हुई है, तो उसको लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही केस गया था, तो वो उससे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, लेकिन अगर हम उसमें देखे थे कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अगर प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट से अगर इलेक्शन से रिलेटेड है तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो इसको याद रखिएगा, अगर प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं कि इसके अगर रिट से रिलेटेड दूसरा इसका जो ज्यूरिसडिक्शन का है पावर देखें तो रिट रिलेटेड है आर्टिकल 226 के तहत, या फिर अन्य मामलों से रिलेटेड भी इसके पास में रिट की सकती है। अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसके रिट का ज्यूरिसडिक्शन ज़्यादा है, तो वो हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी रिट निकाल सकता है और अन्य मामलों में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास में जो रिट की सकती है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही है, ठीक है। ये हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था 5 प्रकार की रिट होती है, जिसमें मैंडमस हो गया, सर्ट्यूटरी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, ठीक है, और को वारंटो हो गया, और एक हेबियस कॉर्पस। तो 5 प्रकार की हमने रिट पढ़ी थी, वो जो है सेम है। अब बात करते हैं कि अगर ये चीज़ वही सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, इसमें अगर अपील की बात करें तो इसमें सिविल के मामले आते हैं, क्रिमिनल के मामले, और उसके साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से आएंगे कि जो आर्टिकल 323A अभी हम लोग जब 14A करेंगे, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था पार्ट 14A, तो वहाँ पे आता है कि जैसे जो IAS IPS ऑफिसर हैं तो उनके लिए कैट का गठन किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। अगर उनसे रिलेटेड किसी मामले का अपील किया जाना है तो डायरेक्ट वो लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, पहले उनको कहाँ आना पड़ेगा, हाई कोर्ट में। सेम यही चीज़ पंचायत के मामले में होती है। पंचायत के मामले में भी देखेंगे कि विदाउट अपील इन हाई कोर्ट ये लोग सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि अगला कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की। तो इसके पास में भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का था, कहाँ पे, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का था,
वैसे यहाँ पे भी देखेंगे सेम चीज़ है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहाँ पे है, आर्टिकल 215 में। इसमें दो चीज़ आती है कि पहला, अगर ये कोई जजमेंट देता है, वो जजमेंट जो लोअर कोर्ट्स हैं उन पे बाध्यकारी होगा, यानी कि वो उस पर सवाल जवाब किए बिना ये एक ग्राउंड बना सकते हैं कि अच्छा हाई कोर्ट ने फला केस में ये जजमेंट दिया था, उसको हम आधार बनाकर ये केस की सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, अब पहला अधीनस्थ कोर्ट पर बाध्यता, दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, मतलब कि अगर कोई कंटेम्प्ट हम लोगों ने देखा था, एक सिविल होता है एक क्रिमिनल होता है, ये सुप्रीम कोर्ट वाले में देखा था, वहीं देखिएगा आप लोग, अपने कंटेम्प्ट के लिए एक किसी को भी सज़ा दे सकता है। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 215 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट से रिलेटेड कहाँ पर ये है। ठीक है, तो जैसा आप लोग देखे होंगे कि जैसे शुरू में क्या था, कंटेम्प्ट के लिए सज़ा कौन सिर्फ दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बाद में जो है हाई कोर्ट या जो लोअर कोर्ट्स हैं, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वो भी अपने कंटेम्प्ट के लिए जो है पनिश कर सकते हैं। ये बाद में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं कि अगर सब कोर्ट पे अगर देखें, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उन पर नियंत्रण भी किसका होता है, हाई कोर्ट का, आर्टिकल 235 है। हम लोग कल देखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि अधीक्षण संबंधी मामले, इसके पास में न्यायिक प्रशासनिक दोनों होते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के केस में देखें तो उसके पास में सिर्फ न्यायिक मामलों का ही अधीक्षण संबंधी इसके पास में वो रहता है, तो पावर रहते हैं सिर्फ न्यायिक का। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ न्यायिक, हाई कोर्ट के पास न्यायिक के साथ में प्रशासनिक दोनों रहते हैं। ये कहाँ पे, आर्टिकल 227 में। अब इसके बाद बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड भी इसके पास में पावर है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पहला, दूसरा कि अगर जैसे कार्यक्षेत्र से बाहर का मामला है, जैसे मान के चलो कि स्टेट कोई ऐसा बिल पास करती है जहाँ पे सेंट्रल का कार्यक्षेत्र आता है, ठीक है, तो ऐसे जो बिल होंगे उनको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब सीए आता है तो उस टाइम पे जैसे केरल हाई कोर्ट हो गया, ऐसे 2-3 हाई कोर्ट थे जो कि नागरिकता पे जो है अलग से बिल अपना पास कर रहे थे। जबकि आपको पता होगा जब हम लोगों ने नागरिकता वाला चैप्टर किया था सिटीजनशिप का, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो आर्टिकल 11 है, जो आर्टिकल 11 में हम लोगों ने देखा था सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी बिल लाने का या फिर उस पर कोई एक्ट बनाने का अधिकार किसके पास में, पार्लियामेंट के पास में। लेकिन ला कौन रहा था, केरला हाई कोर्ट लेके आ रहा था। तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि वही ज्यूरिसडिक्शन तुम्हारा है कि नहीं है, तुम्हारा कार्यक्षेत्र है कि नहीं है। तो कार्यक्षेत्र से अगर बाहर का है, ऐसे मामले हाई कोर्ट के पास में आएंगे। कोई मामले जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे जो उपबंध दिए हुए हैं उसके अगर विरुद्ध जाता है तो भी ये जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट के पास है। तो हम लोगों ने इसका पावर का भी देख लिया। देखो कल हम लोग करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके साथ में एक छोटा सा ऐसा करेंगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट हम लोग करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे लोक अदालत भी हम लोग कर लेंगे, फैमिली कोर्ट भी कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, फिर कैट भी करना है। तो कल के वीडियो में हम लोग उसको सम अप करेंगे। परसों जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग स्टेट के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे कुछ चीज़ें आर्टिकल के थ्रू ही हमको पढ़ने होते हैं तो वो चीज़ें इसमें कवर नहीं होते हैं, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत में भी देखेंगे कि या उसके अलावा भी कोई दूसरी बुक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेट से रिलेटेड पार्ट 6 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम लोग उसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो कहीं कहीं जो एक आध पॉइंट अगर छोटे भी होंगे वो हम लोग आर्टिकल के थ्रू कर लेंगे और वैसे आपका पूरा एक बार में रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को करने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो इतना ही करते हैं। इसके बाद जो है आप लोग जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया लेक्चर आप कोई एक देखो और लेकिन उसको बार बार रिवीजन करो। अब जैसे ये आपके पास में एक पर्टिकुलर नोट्स आ गया, अब इसका लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको अपनी प्लेलिस्ट में ऐसा मत करिए कि स्क्रीनशॉट का एक पूरा का पूरा 6000-7000 का पूरी वही बन रही है, अलग अलग का अलग अलग बना दो। जैसे भी पॉलिटी कर रहे हो पॉलिटी का बनाओ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 स्लाइड ही होने चाहिए जो यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो बाद में कुछ रहेंगी 2-4 पेज का, मैं उसको नोट्स के रूप में दे दूंगा। तो मान चलो 35 से 40 का आपका एक एक गैलरी बननी चाहिए। तो बार बार उसको जब भी आपको टाइम रहे, जैसे ऑटो में जा रहे हो या ट्रेवल कर रहे हो मेट्रो वगैरह में या कहीं शादी में गए हो, तो फटाफट उसको जो है अपने फ़ोन में देखो और जूम करके अपना रिवीजन कर सकते हो। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, उसके साथ में प्रैक्टिस करो। PYQ चाहे UPSC PCF जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको आती रहेगी। तो इतना आप लोग करिए।
मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जिनका भी यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का जिनका एग्ज़ाम है, या कुछ लोग आरओ का दे रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ स्पेशल सोच रहा हूँ। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। अगर 1-2 दिन में अगर प्लान बन जाता है, कुछ जैसे मैं सिलेक्टेड लोगों से भी बात कर रहा हूँ, या फिर जिन लोगों ने 2 से 3 बार मेंस दिया है, जैसे 1-2 लोग हैं जो मेरे साथ उत्तराखंड पीसीएस का भी मेंस दिए थे, कुछ लोग यूपी पीसीएस का मेंस दिए हैं, तो उनसे मैं बात कर रहा हूँ। अगर बातें बन जाती हैं तो मैं फ्री में सोच रहा हूँ कि जिनका भी पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इनफैक्ट आरओ इन तीनों को कंबाइंड करके, कि जैसे फेब में होगा आरओ का एग्ज़ाम, मार्च में होगा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, और मई में जाएगा यूपीएससी का एग्ज़ाम। तो तीनों का क्या एक हो, सेपरेट एक मैं सोच रहा हूँ ग्रुप बना के उनको अच्छे से उनको थोड़ा गाइड किया जाए, जो लोग सिलेक्टेड भी हैं मेरे साथ के, और जिन लोगों ने मेरे साथ में पीसीएस का मेंस वगैरह भी दिया है, तो उनको लेके। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम लोग करते हैं, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं कल, बाय।